Hello dear bankers, welcome back to EduTap under the Fast Track to 50 सीरीज। फास्ट ट्रैक टू 50 एक ऐसी सीरीज जहां पर आप 25 कंसेप्ट क्लासेस में अपने सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और एग्जामिनेशन में 50 प्लस मार्क्स का एम लेकर चल रहे हैं। 25 क्लासेस एंड 50 प्लस मार्क्स का एम यानी कि डबल बेनिफिट की बात यहाँ पर हो रही है। आज हम AFM के अंडर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइडेड है। इस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कीजिए बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, और इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कीजिए कि कौन से टॉपिक्स एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो डाउनलोड दिस डॉक्यूमेंट एंड यूज दिस डॉक्यूमेंट इन योर एग्जाम प्रिपरेशन। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अकाउंटिंग साइकिल की बात करते हैं। अकाउंटिंग साइकिल क्या है? अकाउंटिंग साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें बता रहा है कि अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग के प्रोसेस में हम ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफिकेशन से हमारा मतलब क्या है? हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नेचर की हैं और कौन सी ट्रांजैक्शंस नॉन फाइनेंशियल नेचर की है। मतलब कौन सी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिनमें मनी की इन्वॉल्वमेंट है। तो जिन ट्रांजैक्शंस में मनी की इन्वॉल्वमेंट होगी सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस बिजनेस में रिकॉर्ड की जाएंगी, राइट। फिर उन ट्रांजैक्शंस के लिए एविडेंस गैदर किया जाता है, यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट ढूंढे जाते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ही हम ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? तो जैसे ही सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं, हम सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, जो कि क्या है? जर्नल है। जर्नल में सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन जर्नल, ट्रांजैक्शंस लेजर में पोस्ट की जाती है, यानी कि उन ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है? उन ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई किया जाता है। उन ट्रांजैक्शंस को आप कह सकते हो ग्रुप किया जाता है। ठीक है। सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर लिखा जाता है। परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एक जगह, सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक जगह, किसी पर्सन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एक जगह, राइट। और उन हर जो भी हमारे पास आइटम है, चाहे परचेज है, चाहे सेल है, चाहे कोई पर्सन है, हर एक आइटम के लिए अलग अकाउंट जो है वो बनाया जाता है अंडर लेजर। क्लियर? लेजर बनाने के बाद जब हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, वी प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जहां पर हम इन्हीं लेजर अकाउंट से जो बैलेंसेस हैं उन्हें लेकर चलते हैं और ट्रायल बैलेंस में उन बैलेंसेस को पुट डाउन करते हैं। ट्रायल बैलेंस किस लिए बनाया जाता है? टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इंटरनल डॉक्यूमेंट है, जो हमारी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें प्रेजेंट ट्रायल बैलेंस को नहीं किया जाता। ट्रायल बैलेंस बनाते हुए अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता, देन वी गॉट टू नो कि देयर आर सम एरर्स। ठीक है। ट्रायल बैलेंस को बनाते हुए हम एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। आज हम इसी ट्रायल बैलेंस और इन्हीं एरर्स को डिस्कस करेंगे। एरर्स को फर्दर चेक करने के बाद उसे अमेंड किया जाता है, उसे करेक्ट किया जाता है, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है, यानी क्या किया जाता है? समराइजिंग की जाती है, जहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, हम बिजनेस की बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है। यहाँ से हमें बिजनेस के प्रॉफिट्स लॉसेस के बारे में पता चलता है और हमें बिजनेस के एसेट लायबिलिटी स्टेटस के बारे में पता चलता है, यानी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। क्लियर हो गया आपको अकाउंटिंग साइकिल? आज हम अकाउंटिंग साइकिल के इस पार्ट को पढ़ेंगे जहां पर हम बात कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस की और एरर्स की बात कर रहे हैं कि कौन से एरर्स होते हैं, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है एंड देन उन्हें कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। इन सभी डिस्कशंस को हम आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या है। देखिए, अभी मैंने बात की कि पहले जर्नल बनता है, देन लेजर बनता है एंड देन ट्रायल बैलेंस बनता है ना। तो सभी लेजर अकाउंट्स की समरी जो है वो क्या है? ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस को लिखा जाता है। ट्रायल बैलेंस में कौन से बैलेंसेस आएंगे? जितने भी अकाउंट्स आपने बनाए हैं, चाहे वो कैश अकाउंट आपने बनाया है, बैंक अकाउंट बनाया है, किसी पर्सन का अकाउंट बनाया है, सभी अकाउंट्स के लेजर बैलेंसेस जो हैं वो कहाँ ट्रांसफर किए जाएंगे? ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस ज़्यादातर ईयर एंड पर ही बनता है, जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने वाली होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने से जस्ट पहले ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है, जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना चाहते हैं फॉर द पर्टिकुलर ईयर।
ठीक है। और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही जो हमारा आगे फर्दर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है वो फैसिलिटेट होती है, उसे बनाया जाता है। फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है, बिजनेस का नाम आ जाता है सबसे पहले, ट्रायल बैलेंस हेडिंग आ जाती है एज ऑन, और फिर आप डेट लिख देते हो कि कौन सी डेट को आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है। फॉर्मेट में रहेगा पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस एंड द क्रेडिट बैलेंस। व्हाट इज द लेजर फोलियो कॉलम? लेजर फोलियो कॉलम के अंदर आप लेजर का पेज नंबर लिखोगे कि कौन सी लेजर से आपने इस बैलेंस को ट्रांसफर किया है। पर्टिकुलर्स कॉलम में आप सभी अकाउंट्स के नेम लिख दोगे, जिन जिन अकाउंट के बैलेंसेज आप या तो डेबिट या तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हो। क्लियर? और लास्ट में आप इसका टोटल करते हो, इसका टोटल यूजुअली सेम आना चाहिए, दैट प्रूव्स कि आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो करेक्ट हुई हैं, उनमें एरर्स के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। क्लियर? तो ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पस क्या हुआ? ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पस, सोल पर्पस क्या है कि हम अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारी ट्रांजैक्शंस को करते हुए हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। क्लियर? ऑल्दो ट्रायल बैलेंस का इक्वल आना इज नॉट अ प्रूफ कि इससे जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। देयर आर सम एरर्स विच आर रिफ्लेक्टेड इन द ट्रायल बैलेंस, मतलब कुछ एरर्स ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, जिन वजह से ट्रायल बैलेंस के बैलेंस में जो टोटल बैलेंस है उसमें डिफरेंस आता है। बट कुछ एरर्स ऐसे हैं जो कि एरर तो है बट उन पे उनका इम्पैक्ट ट्रायल बैलेंस पर नहीं आता। तो आइए देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस कितने तरीके से बनाया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस हमारा दो टाइप से बनाया जाएगा, वन इज द ग्रॉस ट्रायल बैलेंस मेथड एंड द अदर वन इज द नेट ट्रायल बैलेंस मेथड। क्लियर? ग्रॉस ट्रायल बैलेंस में जो है बनाना काफ़ी इजी है। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मेरा एक पर्टिकुलर लेजर अकाउंट है, ठीक है, मैं मान लो इसको बोल देती हूँ एसेट अकाउंट बोल देती हूँ, किसी भी पर्टिकुलर एसेट का अकाउंट है, ठीक है। अगर मैं ग्रॉस ट्रायल बैलेंस के हिसाब से चल रही हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ दोनों साइड का टोटल करना है। आपको ये तो पता है ना, अकाउंट में एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट होती है, तो मुझे सिर्फ दोनों साइड का क्या करना है, टोटल करना है बस, और कुछ नहीं करना है। वट एवर द टोटल इज, सपोजिंगली यहाँ पे जो टोटल है वो 5000 आ रहा है, सपोजिंगली यहाँ पे जो टोटल है वो 3500 आ रहा है। क्लियर? तो मुझे क्या करना है, सिर्फ टोटल्स देखने हैं। किसका किसका टोटल देखना है? कैश बुक का टोटल देखना है, यानी कैश अकाउंट बैंक अकाउंट का टोटल देखना है। उसके बाद मुझे देखना है जितने मेरे पास लेजर अकाउंट्स हैं उन सबके टोटल्स मुझे जज करना है, टोटल्स को एसरटेन करना है। फिर मैं क्या करूँगी, अपना ट्रायल बैलेंस बनाऊंगी। ट्रायल बैलेंस बनाते हुए मैं यहाँ पर सभी अकाउंट्स के नेम जो हैं वो बारी बारी से लिख दूंगी। क्लियर? और सभी अकाउंट्स के नेम लिखने के बाद मैं क्या करूंगी, इस साइड डेबिट टोटल और इस साइड क्रेडिट टोटल्स को राइट डाउन करती जाऊंगी। ध्यान रखो मेरे वर्ड्स को, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। सिर्फ क्या करना है, हमने टोटल्स को लिखना है, डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल को लिखना है, और लास्ट में मैं अपने ट्रायल बैलेंस को सम अप कर दूंगी, इसका एडिशन कर लूंगी। तो मेरे पास यहाँ पर जो टोटल डेबिट ट्रायल बैलेंस है वो टोटल क्रेडिट ट्रायल बैलेंस के, या टोटल ऑफ डेबिट कॉलम जो है वो क्रेडिट कॉलम के इक्वल आ जाएगा। दिस इज हाउ अ ग्रॉस ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। सिर्फ आपको क्या करना है, कैश बुक और जो भी आपके लेजर अकाउंट्स हैं उनके टोटल्स देखने हैं पहले कैसे आएंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट ऑफ आइटम्स बनानी है अपने ट्रायल बैलेंस में, सभी अकाउंट्स के नाम लिखोगे, डेबिट कॉलम में सारे डेबिट टोटल्स, क्रेडिट कॉलम में सारे क्रेडिट टोटल्स आप लिख दोगे, और लास्ट में ट्रायल बैलेंस का टोटल कर लोगे। क्लियर? फिर बात करते हैं नेट ट्रायल बैलेंस की, जो एक यूजुअल अप्रोच फॉलो की जाती है। देखिए, नेट ट्रायल बैलेंस में आपको निकालने पड़ेंगे बैलेंसेस। बैलेंसेस कैसे निकलते हैं, हमने लेजर अकाउंट्स जब पढ़े थे तो हमने लेजर में ये समझा था कि बैलेंस कैसे निकालते हैं। बैलेंस निकालने का मतलब, जैसे मेरा ये एसेट अकाउंट है, इसमें यहाँ पर इस साइड का टोटल, डेबिट का टोटल 5000 है और क्रेडिट का टोटल 3500 है, बट मेरे अकाउंट के दोनों साइड के टोटल क्या होने चाहिए, बराबर। तो अगर मेरे को यहाँ पर भी 5 करना है, उसके लिए मुझे यहाँ पर कहीं 1.5000 लिखना पड़ेगा। तो दैट 1.5000 इज द बैलेंस। क्लियर? आप क्या कर रहे हो, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल कर रहे हो, जो भी टोटल ज़्यादा होगा उस टोटल को आप डिनोमिनेटर में लिखोगे, नीचे लिखोगे अपने अकाउंट में, और जिस साइड भी बैलेंस बचेगा उस साइड आप बैलेंस को रिकॉर्ड कर दोगे। ठीक है, दिस इज हाउ बैलेंसिंग इज डन। तो अब क्या किया जाएगा, जब नेट ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा तो आपको नेट बैलेंसेस निकालने हैं, किसके, कैश बुक के और सभी लेजर अकाउंट्स के। आपने जब सभी लेजर अकाउंट्स के और कैश बुक के नेट बैलेंसेस निकाल लिए, अब आप क्या करेंगे
ये देखेंगे कि अगर मेरा डेबिट टोटल जो है इज ग्रेटर देन क्रेडिट टोटल, तो इट मीन्स मेरा बैलेंस क्या आ रहा है, मेरा बैलेंस आ रहा है डेबिट बैलेंस। और अगर मेरा क्रेडिट टोटल डेबिट टोटल से ज़्यादा है तो मेरा कौन सा बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। यहाँ पर मेरा डेबिट टोटल ज़्यादा था, यानी ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। क्लियर। तो अब हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में सभी अकाउंट्स के नेम लिखेंगे। सभी अकाउंट्स के नेम लिखने के बाद जिसका डेबिट बैलेंस होगा उसका आप अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखोगे, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा उसका अमाउंट आप क्रेडिट कॉलम में लिखोगे। और लास्ट में अगेन दोनों साइड का क्या कर दोगे, टोटल। दोनों साइड का टोटल अगर इक्वल आया, मैच हो गया, मतलब आपका ट्रायल बैलेंस करेक्ट बना है। अगर मैच नहीं हुआ, इट मीन्स देयर आर सम एरर्स, कुछ गलती रह गई है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो आगे बात करते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर अगर ट्रांजैक्शंस को आप करेक्टली रिकॉर्ड कर रहे हो, करेक्टली अपने अकाउंट्स की टोटलिंग बैलेंसिंग कर रहे हो, तो आपके डेबिट और क्रेडिट टोटल मैच करने चाहिए, यानी आपका ट्रायल बैलेंस अग्री करना चाहिए। बट अगर कोई मिस्टेक है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट टोटल मैच नहीं हो रहे, तो ट्रायल बैलेंस आपका अग्री नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस आपका डिसअग्री करेगा। क्लियर। तो वो डिसअग्री करने के क्या क्या रीजंस है, क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, उन्हीं एरर्स को हम देखते हैं। तो एरर्स मेरे पास दो कैटेगरी में मैंने क्लासिफाई किए, वन आर एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड द अदर वंस आर क्लेरिकल एरर्स। क्लेरिकल एरर्स फर्दर थ्री कैटेगरीज में क्लासिफाई हुए, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर्स। और अगेन एरर ऑफ ओमिशन कंप्लीट और पार्शियल दो लेवल पर हो सकती है। इन सभी एरर्स को अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला एरर है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है आप किसी ट्रांजेक्शन को करना ही भूल गए, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन को आप कंप्लीटली करना भूल गए या पार्शली करना भूल गए, दैट डिपेंड्स, ठीक है। अगर आप किसी ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली ही करना भूल जाते हो, सो इट डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस के एरर, सॉरी, जो ट्रायल बैलेंस के जो बैलेंसेस हैं उन पे इफेक्ट नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस फिर भी टोटल कर जाएगा, इवन इफ अगर आप किसी ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली लिखना भूल गए हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उस ट्रांजेक्शन को ना तो आपने उसको डेबिट साइड लिखा, ना आपने उसको क्रेडिट साइड लिखा। जब आपने नीदर डेबिट नॉर क्रेडिट किया है, तो आपका ट्रायल बैलेंस तो क्या आएगा, इक्वली तो आएगा। और वहीं अगर पार्शियल ओमिशन है, मतलब या तो आप डेबिट साइड लिखना भूल गए हो या आप क्रेडिट साइड लिखना भूल गए हो, तो इस केस में इट अफेक्ट्स द ट्रायल बैलेंस। क्योंकि आपने क्रेडिट साइड अगर किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, यानी क्रेडिट टोटल जो है वो ज़्यादा आएगा, है ना। लेकिन डेबिट साइड तो वो ट्रांजेक्शन लिखी ही नहीं गई, तो डेबिट टोटल क्या आएगा, कम आएगा, जिस वजह से हमें पता चल जाएगा कि कोई ना कोई एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है। देन कम्स एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, अमाउंट गलत कर दिया आपने तो एरर ऑफ कमीशन, आपने गलत साइड पर लिख दिया तो एरर ऑफ कमीशन, आपने गलत टोटलिंग करी तो एरर ऑफ कमीशन। ये तीनों ही एरर्स जो हैं दे अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, बिकॉज रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट एंड टोटलिंग एरर्स तीनों ही ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर कर चलेंगे। देन कम्स कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेशन का क्या मतलब होता है, टू सेट ऑफ, है ना। जहां पर दो गलतियां आपसे हो गई और एक गलती ने दूसरी गलती को छुपा लिया, तो दैट इज नोन एज कंपनसेटिंग एरर। क्लियर। मान लीजिए आपने कोई एक अकाउंट बनाया था, आपने किसी एसेट अकाउंट में जो है एक्सेस लिख दिया, आपने किसी एसेट अकाउंट में एक्सेस अमाउंट लिख दिया 5000 से, ठीक है। और वहीं आपने क्या किया, किसी लाइबिलिटी अकाउंट में भी 5000 से एक्सेस लिख दिया। मतलब एसेट अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस है, वो एक्सेस आ रहा है, लाइबिलिटी अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, वो भी 5000 से एक्सेस आ रहा है। तो ये दोनों इफेक्ट्स ने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया। ऑल्दो ये दोनों ही मिस्टेक्स हैं, एसेट अकाउंट भी ओवरस्टेट हो रहा है आपका, लाइबिलिटी अकाउंट भी ओवरस्टेट हो रहा है, बट अगर ट्रायल बैलेंस के लेवल पर देखा जाए तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट भी इंक्रीज हुआ और लगभग सेम अमाउंट से क्रेडिट भी इंक्रीज हो गया, तो ट्रायल बैलेंस तो इक्वल आएगा। यानी कि कंपनसेटिंग एरर जो है दे डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि एक एरर दूसरे एरर को नलीफाई कर देता है, जिस वजह से ओवरऑल ट्रायल बैलेंस के ऊपर तो कोई इफेक्ट आता ही नहीं है।
देन आर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल ऐसे होते हैं जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं किए गए हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हुए कोई मिस्टेक हो गई है, देन कम्स एरर ऑफ प्रिंसिपल, और ये भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट यूजुअली नहीं करते। सो आपको ये बात भी एग्जाम में ध्यान रखनी है कि कौन से एरर्स ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं और कौन से एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। साथ ही साथ एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक एरर दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन सी कैटेगरी का एरर है, एरर ऑफ कमीशन में आएगा, ओमिशन में आएगा, कंपनसेटिंग एरर है या एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो आपको एरर आइडेंटिफिकेशन भी आनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एरर ऑफ कमीशन और जो एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन है, ये दोनों एरर्स ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं, अदरवाइज कोई भी एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। क्लियर? आगे चलते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की बात कर लेते हैं कि अब एरर्स को करेक्ट कैसे किया जाएगा। तो अगर मेरे पास कोई वन साइडेड एरर हुआ है जो कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही लोकेट हो चुका है, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही मुझे इस एरर के बारे में पता चल गया, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ पोस्टिंग को करेक्ट करना है। आपने अपने अकाउंट में ही एंट्री लिख देनी है और आपका एरर जो है वो क्लियर अप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने रेंट पे किया था 100 रुपीज़, बट आपने उसको 1000 रुपीज़ लिख दिया, यानी आपने 900 रुपीज़ एक्सेस लिख दिए। जब आपने 900 रुपीज़ एक्सेस लिख दिए तो आप क्या करोगे, रेंट, वैसे तो रेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो वैसे तो रेंट अकाउंट डेबिट होता है, बट इस 900 जो एक्स्ट्रा लिखा गया है इसको लिखने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए आप इस 900 से अपने अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। कैसे, देखिए, रेंट अकाउंट में 100 लिखना था, एक्चुअल एंट्री ये होनी थी, आपने गलती से रेंट अकाउंट में डेबिट साइड 1000 लिख दिया। इसको करेक्ट करने के लिए आप 900 क्रेडिट साइड लिख दोगे बाय एक्सेस डेबिट वर्ड लिखकर कि आपसे गलती हो गई और ये क्या हो जाएगी, करेक्शन हो जाएगी इसकी। क्लियर? आगे बात करते हैं टू साइडेड एरर्स की। ऐसे एरर्स जो दो या दो से ज़्यादा अकाउंट को अफेक्ट करे, दोज आर टू साइडेड एरर। एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ती है इस एरर को करेक्ट करने के लिए। मान लीजिए आपने सोहन लाल से गुड्स खरीदे थे और गलती से उसको सेल्स रजिस्टर में लिख दिया। तो गलतियां क्या हुई आपने एंट्री जो एक्चुअल में करनी थी वो एंट्री करनी थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन लाल, क्यों, बिकॉज आपने गुड्स परचेज किए थे। आपने एंट्री कर दिया सोहन लाल टू सेल्स, ठीक है, परचेज करी थी पर उसको सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया। अब आपकी यहाँ पर गलतियां देखो क्या हुई है। करना ये वाला एंट्री था परचेजेस टू सोहन लाल, बट यू हैव डन सोहन लाल टू सेल्स। करेक्ट कैसे होगा, परचेज जो एक्चुअल में डेबिट होनी थी आप उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। इसको आपको एक्चुअल में डेबिट करना था, सो यू विल डेबिट दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। क्लियर? सेल्स जो आपने गलती से क्रेडिट किया यानी आपने इसको क्या कर दिया है, रॉन्ग क्रेडिट कर दिया है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। रेक्टिफाई करने के लिए व्हाट यू विल डू, आप इसका रिवर्स ट्रीटमेंट करोगे यानी इसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। फिर सोहन लाल, सोहन लाल को एक्चुअल में आपको क्या करना था, क्रेडिट करना था। तो आप इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, क्योंकि एक्चुअल में क्रेडिट करना था। लेकिन सोहन लाल आपने गलती से डेबिट कर दिया, रॉन्गली डेबिटेड। अगर आपने इसको गलती से डेबिट कर दिया तो अब आप इस बात को क्या करोगे, रेक्टिफाई करोगे। रेक्टिफाई करोगे तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे, रिवर्स ट्रीटमेंट करोगे। रिवर्स ट्रीटमेंट करोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी मेरी एंट्री क्या हुई, परचेजेस भी डेबिट हो गई, सेल्स भी डेबिट हो गई, और सोहन लाल एक बार यहाँ क्रेडिट हो रहा है, एक बार यहाँ क्रेडिट हो रहा है, यानी सोहन लाल डबल अमाउंट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री देखिए, सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड टू सोहन लाल, डबल अमाउंट से सोहन लाल को क्या कर दिया गया है, क्रेडिट कर दिया गया है। एक 500 जो उसको एक्चुअल में क्रेडिट करना था और एक 500 जो उसको गलती से डेबिट कर दिया है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर? आप इस तरीके से अगर अपने माइंड में इस चीज़ को बना लेंगे कि एक्चुअल डेबिट था तो डेबिट कर देंगे, एक्चुअल क्रेडिट था तो क्रेडिट कर देंगे, रॉन्ग जो क्रेडिट हो गया उसको रेक्टिफाई करने के लिए उसे डेबिट कर देंगे, रॉन्ग डेबिट हो गया उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। अगर आप ये चीज़ें जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं इन्हें आप मेंटल लेवल पर अपने माइंड में कर लेते हैं सॉल्व, तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में गलती कभी भी नहीं होगी। इसके बाद आता है एक सस्पेंस अकाउंट। देखिए हम जब भी ट्रांजेक्शन्स अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, दोज आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री बुक कीपिंग, राइट। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या कहता है कि हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट्स होने चाहिए,
टू इफेक्ट्स होने चाहिए, एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट तो होना ही होना चाहिए, है ना। लेकिन कई बार क्या है, जब आपकी ट्रांजेक्शन में मिस्टेक हुई है तो आपकी ट्रांजेक्शन में सिर्फ मान लो एक ही साइड मिस्टेक हुई, वन साइडेड एरर हो गया, तो वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई कैसे करोगे? ट्रायल बैलेंस बना चुके हो और गलती हो गई है, गलती का पता चल गया है, वन साइडेड एरर हुआ है, तो वन साइडेड एरर को कैसे रेक्टिफाई करोगे? आप एक साइड की एंट्री तो पास कर नहीं सकते, आप कभी ये तो लिख नहीं सकते ओनली मान लो परचेज अकाउंट को सिर्फ डेबिट कर दिया, सिर्फ सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ऐसे तो आप ट्रांजेक्शन कभी कर ही नहीं सकते हो। आपको कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट और कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी। तो वन साइडेड एंट्रीज को, वन साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो ऑपोजिट साइड अकाउंट लिखना है, मान लीजिए अगर डेबिट एरर है तो उसको उसके लिए आपको क्रेडिट एंट्री में क्रेडिट साइड आप क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड आप सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। या फिर अगर आपका क्रेडिट एरर है तो क्रेडिट साइड लिखकर अपने एरर को, और डेबिट साइड क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट को। तो सस्पेंस अकाउंट जो है वो इमीडिएटली ट्रांजेक्शन्स को अपने पर्टिकुलर अकाउंट्स में एलोकेट करने के काम आता है। तो सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से आप जो है डेबिट और क्रेडिट का जो हमारा जो डबल एंट्री बुक कीपिंग का कंसेप्ट है उसको कवर अप कर पाते हो। पर्पस क्या है? ताकि इनकरेक्ट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना जाए, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ओवरऑल एक्यूरेसी खराब ना हो। क्लियर? और यूजुअली जो ट्रायल बैलेंस जब बन जाता है उसके बाद जब एरर्स का पता चलता है तभी सस्पेंस अकाउंट को ओपन किया जाता है। ये एक टेम्परेरी अकाउंट है, और जैसे ही हमारे एरर्स कवर हो जाते हैं सस्पेंस अकाउंट को यूजुअली क्लोज कर दिया जाता है। बट अगर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस बच जाता है तो सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को आपको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? बैलेंस शीट में आप इस बैलेंस को ट्रांसफर करोगे। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो एसेट साइड रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसे लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। बात करते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू, अब समझते हैं कि किस तरीके से आप अपने एरर्स को करेक्ट करोगे, रेक्टिफाई करोगे, और कैसे उसे सस्पेंस में ट्रांसफर करोगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। मिस्टर अर्जुन जो है वो अपने ट्रायल बैलेंस के साथ अग्री नहीं कर पाए, और उनका ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं कर पाया, और क्रेडिट साइड जो है वो डेबिट साइड से एक्सेस हो गई 390 से, और आपने 390 को सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बाद में इन एरर्स का पता चला, इन एरर्स को आपने क्या करना है, रेक्टिफाई करना है और सस्पेंस अकाउंट को शो करना है। टर्न बाय टर्न सभी एंट्रीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली एंट्री मेरे को गिवन है, गुड्स वर्थ ₹840 वर सोल्ड टू मेहता वर करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। आपने 840 के गुड्स मेहता को सेल किए और उनको आपने ठीक से सेल्स बुक में तो लिख दिया, बट मेहता के अकाउंट में आपने उसको गलती से 480 लिख दिया। 840 के अमाउंट को आपने 480 लिख दिया है, रॉन्ग अमाउंट का एरर है, यानी कौन सा एरर होगा? एरर ऑफ कमीशन होगा। अब अगर ये सेल्स बुक में ठीक से लिखा है तो एरर कहाँ है? सिर्फ एरर मेहता के अकाउंट में है, एरर सिर्फ मेहता के अकाउंट में है, यानी कि आपका एरर क्या है? वन साइडेड एरर है, ठीक है, या वन अकाउंट में एरर है। तो क्या करना है? सेल्स में ठीक से एंट्री हुई हुई है बाय कैश 840, बट आपने मेहता के अकाउंट में इसको क्या लिख दिया? 480 लिख दिया, यानी मेहता के अकाउंट में आपने ट्रांजेक्शन को कम अमाउंट से लिखा है। तो जितना अमाउंट बच रहा है, यानी 840 में से 480 को माइनस करने पर जो अमाउंट आ रहा है उस अमाउंट से आप इसको और डेबिट कर दोगे तो आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो आपकी ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी? मेहता अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से? 360 से। 360 कैसे आया? 840 में से 480 को माइनस कर दिया, और इसको कवर अप करने के लिए मैंने आपको बोला ना, सिर्फ एक डेबिट तो खाली लिख के आपकी एंट्री कंप्लीट नहीं होगी, तो आपने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट साइड में क्या लिख दिया है? सस्पेंस अकाउंट लिख दिया है, जो कि 360 से क्रेडिट हो चुका है। तो सस्पेंस अकाउंट का क्या सिचुएशन है? सस्पेंस अकाउंट में उन्होंने पहले हमें यहाँ पर बताया था कि एक ओपनिंग बैलेंस हमारे पास एग्जिस्ट करता है ना, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस था, इसलिए उन्हें क्रेडिट साइड लिख दिया 390 रुपीज़, और ये वाली ट्रांजेक्शन जो मेहता वाली है यहाँ पर सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड हमने लिख दिया बाय मेहताज अकाउंट 360 रुपीज़। क्लियर हो गया यहाँ पे? सेकेंड एंट्री पर चलते हैं। आपने फर्नीचर परचेज किया 2000 का, और आपने उसको गलती से परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। देखिए, जब फर्नीचर परचेज करते हैं तो एसेट परचेज हो रही है, तो एसेट के अकाउंट में ही ये डेबिट होना चाहिए था। अगर आपने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया तो ये गलत हो गया, बिकॉज परचेज अकाउंट में सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स आती है,
और ऐसे ही सेल्स अकाउंट में सिर्फ सेल ऑफ गुड्स आती है, कभी भी एसेट की परचेज और सेल परचेज अकाउंट में नहीं लिखी जाती। यानी ये कौन सा एरर है? प्रिंसिपल की एरर, प्रिंसिपल की गलती हुई है। अगर प्रिंसिपल की गलती हुई है तो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता ही नहीं है, लेकिन ये दो अकाउंट्स को यहाँ पर अफेक्ट कर रहा है। क्या? एक तो जो एक्चुअल में फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, आप उसको क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे, ठीक है। और एक जो आपने रॉन्ग डेबिट कर दिया है, किसको रॉन्ग डेबिट किया है? परचेज अकाउंट को। तो अब उसको करेक्ट करने के लिए उसे क्या कर दोगे? रिवर्स कर दोगे। रिवर्स करोगे मतलब क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। क्लियर? सिंपल सी एंट्री है। तो आपको करना क्या है? फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना है 2000 से, बट आपने गलती से परचेज अकाउंट को 2000 से डेबिट कर दिया है। तो इसी फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं कि एक्चुअल डेबिट होना चाहिए तो उसे डेबिट कर दो, और जो रॉन्ग डेबिट हुआ है यानी उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप क्या करोगे? रिवर्स एंट्री पास करोगे, है ना। तो रिवर्स एंट्री पास करते हुए आप क्या कर दोगे? परचेज को क्रेडिट कर दोगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2000 से और परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2000 से। यहाँ पर हमें सस्पेंस की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमने सस्पेंस अकाउंट को ओपन नहीं किया। क्लियर? थर्ड एंट्री, गुड्स ₹150 सोल्ड फॉर कैश वर करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक बट रॉन्गली क्रेडिटेड इन रोहन्स अकाउंट। कोई 150 के गुड्स थे जो आपने कैश बुक में तो ठीक से लिख दिए, बट रोहन के अकाउंट में आपने उनको गलती से एंटर कर दिया है। अगर आपने कैश पे सेल की थी तो आपकी एंट्री तो सिंपल थी, कैश टू सेल्स होनी चाहिए थी, पर आपने एंट्री कैश टू रोहन कर दी, पता नहीं कहाँ से। तो अगर रोहन को क्रेडिट कर दिया तो ये तो गलत हो गया ना, तो आपको इसको ठीक करना पड़ेगा। इट इज़ एन एरर ऑफ कमीशन जो कि दो अकाउंट्स को अफेक्ट कर रहा है, रॉन्ग अकाउंट में एंट्री की जा रही है। तो इसमें कैसा रहेगा आपका सिनेरियो? आपने सेल्स में लिखना था बाय क्रेडिट साइड बाय कैश 150, आपने गलती से रोहन के अकाउंट में लिख दिया बाय कैश 150। तो करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, कैश तो हमारा ठीक से ट्रीट हुआ है, सेल्स जो मेरी एक्चुअल में क्रेडिट होनी चाहिए थी, इसको उसी तरीके से करते हैं। सेल्स जो मेरी एक्चुअल क्रेडिट होनी चाहिए थी उससे क्या कर देंगे? उससे क्रेडिट कर देंगे। और ये जो रोहन है, रोहन मेरा रॉन्ग क्रेडिट हुआ है। अगर रोहन मेरा रॉन्ग क्रेडिट हुआ है तो इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। और रिवर्स एंट्री पास करते हुए हम रोहन को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्लियर? तो रोहन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा 150 से, और सेल्स जो है वो क्रेडिट हो जाएंगी 150 से। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम एंट्रीज को रेक्टिफाई कर कर चल रहे हैं? अगर आपको समझ आ रहा है तो हम आगे चलते हैं, फोर्थ जो हमारी ट्रांजेक्शन है उसको पढ़ते हैं। फोर्थ है, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक 500 वॉज नॉट पोस्टेड टू द लेजर। 500 का कुछ टोटल है जो आप लेजर में लिखना भूल गए हो, यानी एरर ऑफ ओमिशन है, पार्शियल, सिर्फ सेल्स बुक का एरर है तो पार्शियल ओमिशन है, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट की क्रेडिट साइड क्या लिख देंगे? बाय अंडरकास्टिंग 500, और सस्पेंस से इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न के क्रेडिट साइड आ जाएगा 500 और सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा 500। सस्पेंस अकाउंट की सिचुएशन देखें तो ये तो हमारी प्रीवियस एंट्रीज हैं जो हम पहले कर चुके हैं, और यहाँ पे जो सस्पेंस डेबिट हुआ है 500 से, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड हमने क्या लिख दिया है? 500। फिफ्थ जो हमारी ट्रांजेक्शन है, फिफ्थ एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ हमारा जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अ क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस ऑफ 250 वाज ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। आपने एक एरर ऑफ ओमिशन कर दिया, फिर से आपने क्रेडिटर के क्रेडिट बैलेंस को लिखना ही भूल गए हो आप। तो करना क्या है? क्रेडिटर्स में आपको बैलेंस लिखना है 250 का, और इस बैलेंस को लिखने के लिए आपको सस्पेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा 250 से, और क्रेडिटर अकाउंट को 250 से क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट। तो सस्पेंस अकाउंट की सिचुएशन देखिए, ये हमारी प्रीवियस एंट्रीज हैं, और ये वाली एंट्री जहाँ पर अभी जो हमारा सस्पेंस अकाउंट 250 से डेबिट हुआ है उसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 5 की 5 ट्रांजेक्शन जो रेक्टिफिकेशन की जरूरत थी हम वो कर चुके हैं। अगर सस्पेंस की जरूरत पड़ी तो सस्पेंस की हेल्प से, एल्स हमारी नॉर्मल जर्नल एंट्री से जो हम रेक्टिफिकेशन करना चाहते थे वो हम कर चुके हैं। तो अब मेरा सस्पेंस अकाउंट जो है दैट शुड टैली। अगर मैं इसका टोटल करूं तो यहाँ पर मेरा टोटल जो है वो आ रहा है 750, और इस साइड भी मेरा टोटल कितना आ रहा है? 750। यानी अगर मेरा सस्पेंस टैली हो चुका है तो मेरी मिस्टेक्स जो है वो सारी की सारी करेक्ट हो चुकी है। क्लियर? अब बात करते हैं कुछ रेक्टिफिकेशन की टाइमिंग की। देखिए, अगर मेरे एरर्स ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पता चल चुके हैं तो मैं उन्हें अकाउंट में एडजस्ट कर देती हूँ। अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चले हैं तो मैं उनके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास कर देती हूँ।
बट अगर मेरे एरर्स अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद, यानी मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद मुझे पता चल रहे हैं, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा? उस केस में देखिए, जो हमारे अकाउंट्स हैं उनकी क्या सिचुएशन रहती है। जो हमारे पर्सनल अकाउंट्स हैं वो सभी पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस निकाले जाते हैं और उनको नेक्स्ट ईयर में हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। जितने मेरे रियल अकाउंट्स हैं, रियल अकाउंट्स के बैलेंसेस निकाले जाते हैं और उन्हें भी एसेट्स और लायबिलिटी के हिसाब से बैलेंस शीट में लिख दिया जाता है। बट जो मेरे नॉमिनल अकाउंट्स हैं, यानी जो मेरे अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंस, इनकम्स, लॉसेस, गेन्स, ऐसे जो मेरे पास अकाउंट कैटेगरी है, जो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी है, उससे ट्रांसफ़र किया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जहाँ पर पर्सनल अकाउंट्स और रियल अकाउंट्स को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके हम ले जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स को उसी साल हम क्लोज अप कर देते हैं। ठीक है, जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए सभी नॉमिनल अकाउंट्स को प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर एंड पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि वो अकाउंट्स एक्सपेंसेस इनकम से रिलेटेड है, क्योंकि वो अकाउंट्स लॉसेज और गेन से रिलेटेड है। तो इन्हीं सभी ट्रांजेक्शन्स को हम कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। यानी मेरे नॉमिनल अकाउंट्स क्या हो जाते हैं? ईयर एंड के साथ क्लोज हो जाते हैं, वो अगले साल नहीं कैरी होते। अगले साल नया अकाउंट खोला जाता है फॉर द जो भी मेरे एक्सपेंस कैटेगरी है या इनकम कैटेगरी है उनके लिए। तो अगर मेरे एरर्स के बारे में मुझे पता चलता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? देखिए, जब मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद इन एरर्स का पता चला, तो पर्सनल और रियल अकाउंट्स को तो मैं उनके नाम से ही रेक्टिफाई कर दूंगी अगले साल में। बट नॉमिनल अकाउंट्स अब बंद हो चुके हैं। नॉमिनल अकाउंट्स तो अब एग्जिस्ट करते ही नहीं है ईयर एंड खत्म, ईयर होने के बाद, है ना। ईयर एंड होने के बाद नॉमिनल अकाउंट्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट्स को एडजस्ट करने के लिए आई विल यूज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब मैं अगर मान लो मेरी कोई एडजस्टमेंट रेंट से रिलेटेड है, सैलरी से रिलेटेड है, तो ऐसी जो एडजस्टमेंट किसी एक्सपेंस इनकम से या गेन लॉस से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो वो एडजस्टमेंट उस पर्टिकुलर एक्सपेंस, इनकम, गेन या लॉस के नाम से रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। वो जो मेरे पास पर्टिकुलर एडजस्टमेंट है, जो मेरे पास पर्टिकुलर रेक्टिफिकेशन है, दैट विल बी डन थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इस बात को स्पेशली ध्यान रखेंगे। एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नॉमिनल अकाउंट में अगर आपकी कोई रेक्टिफिकेशन रह गई है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज हो चुकी हैं, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा। क्लियर? चलिए, आज के जो हमने सेशन में रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। असर्शन रीजन है सबसे पहला, कंपनसेशन एरर्स डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट। देखिए, कंपनसेटिंग एरर्स जो है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कंपनसेटिंग एरर्स एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं, जिस वजह से ओवरऑल वो ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करते। रीजन क्या दिया हुआ है? देयर इफेक्ट ऑन डेबिट एंड क्रेडिट इज नील। ये भी ठीक है बिल्कुल बात, कि उसका डेबिट और क्रेडिट के ऊपर इफेक्ट जो है वो कंप्लीटली नील होता है। तो यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है और इन तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़कर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सस्पेंस अकाउंट ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस, ऐसा कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है। सस्पेंस अकाउंट इज क्लोज्ड आफ्टर रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन के बाद सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है, सही बात है। सस्पेंस अकाउंट अपीयर्स इन द फाइनल अकाउंट्स इफ एरर्स रिमेन, अगर कोई एरर्स बच जाते हैं, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस बच गया है, तो फाइनल अकाउंट्स में सस्पेंस अकाउंट रह जाता है, बिल्कुल रह जाता है। हमने अभी बात की थी कि जो हमारा सस्पेंस अकाउंट है वो बैलेंस शीट में जो है उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से ज़्यादा है तो वो कहाँ लिखा जाता है? एसेट्स में लिखा जाता है। और अगर मेरा क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस से ज़्यादा है तो वो कहाँ लिखा जाता है? तो उसे हम लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड करते हैं। तो जो मेरा ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा, दैट सेकेंड एंड द थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, जिस साइड डिफरेंस होगा उस साइड बैलेंस बचेगा, है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है? इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, गुड्स सोल्ड टू मोहन 25,000 के गुड्स आपने मोहन को सेल किए थे, जो कि सेल्स बुक में ठीक से लिखे गए हैं,
बट पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 52,000। आपने गलती से मोहन के अकाउंट में 25 की जगह 52 लिख दिया, यानी आपने एक्सेस लिख दिया है। एक्सेस कितने अमाउंट का है? तो एक्सेस 27,000 का है। मैंने 52,000 में से 25,000 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। क्लियर? 25 लिखना था, 52 लिख दिया, यानी आपने एक्सेस लिख दिया। एक्सेस कितना लिखा? 27,000 एक्सेस लिख दिया। अब देखिए, अगर आपने मोहन को एक्सेस लिखा है, वैसे इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? इस ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री बनती है मोहन डेबिट टू सेल्स। ठीक है, मोहन का अकाउंट अब एक्सेस डेबिट हो चुका है। अगर एक्सेस डेबिट हुआ है तो इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। रेक्टिफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? रेक्टिफाई करने के लिए मुझे रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो रिवर्स एंट्री क्या करूंगी? मैं एक्सेस अमाउंट से रिवर्स एंट्री पास कर दूंगी। तो रिवर्स एंट्री, अगर मोहन मेरा डेबिट हो रहा है तो एक्सेस अमाउंट से रिवर्स एंट्री पास करने का मतलब है मैं मोहन अकाउंट को क्या कर दूंगी? क्रेडिट, और सस्पेंस को क्या कर दूंगी? डेबिट। सेल्स बुक में कोई गलती नहीं है, इसमें सेल्स का कोई लॉजिक नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा और मोहन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, नॉट ऑप्शन ए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल कॉज द ट्रायल बैलेंस टू डिसएग्री? इनमें से कौन से एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस को डिसएग्री करेंगे? तो हमें पता है एक तो पार्शियल ओमिशंस होती हैं, वो ट्रायल बैलेंस को डिसएग्री करवाती हैं, और एक जो मेरे पास कमीशन का एरर होता है। ठीक है, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, वो वाले जो एरर्स होते हैं वो मेरे पास ट्रायल बैलेंस को डिसएग्री करवाते हैं। तो मशीनरी परचेज अकाउंट में लिख दिए, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस डिसएग्री नहीं करेगा। सेल्स बुक अंडरकास्ट हो गई है, क्रेडिट सेल पोस्टेड टू रॉन्ग कस्टमर अकाउंट, एंड क्रेडिट परचेज ओमिटेड कंप्लीटली, ये तो कंप्लीट ओमिशन है, इसकी वजह से भी आपका ट्रायल बैलेंस डिसएग्री नहीं करेगा। क्रेडिट सेल आपने गलत कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, या फिर सेल्स बुक का अंडरकास्ट हो गया, सो दिस इज एरर ऑफ कमीशन। ये जो बी है, दिस विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, डिसएग्री करेगा ट्रायल बैलेंस इसकी वजह से। Next question, question number 5. The following discrepancies were found. Salary 20,000 was debited to wages account. Total of purchase book was overcast by 8,000 and 10,000 received from Rohan was credited to Mohan account. आपको बताना है कि ये कौन से एरर्स हैं। अगर 20,000 की सैलरी आपने वेजेस में लिख दिया, सैलरी को वेजेस में लिख दिया, तो यानी ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। आपको पता ही नहीं है कि कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा, आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल की मिस्टेक किया है। परचेज बुक अगर ओवरकास्ट हो गई है, सो दिस इज एन एरर ऑफ कमीशन, और रोहन का मोहन में लिख दिया, तो ये भी एरर ऑफ कमीशन है, रॉन्ग अकाउंट से। तो ऑप्शन ए जो है वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एडुटैप ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं। आई विल गिव यू अ क्विक वॉक थ्रू ऑफ दोज कोर्सेज। फॉर दैट यू हैव टू विजिट योर ब्राउजर एंड सर्च फॉर edutap.co.in। एडुटैप की वेबसाइट आपको विजिबल होगी। कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, जैब कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, and you will find all the courses related to JAB here. The JAB's कंप्लीट फुल पैकेज कोर्स, मास्टर कोर्स, जहाँ पर आप अपने कंप्लीट सिलेबस की प्रिपरेशन कर सकते हैं यूजिंग कंसेप्ट क्लासेस, यूजिंग द लाइव क्लासेस, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। अगर आप अपनी फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन करना चाहते हैं एग्जामिनेशन के लिए, देन यू कैन जॉइन अर लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 विच इज़ करेंटली रनिंग। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे। यहाँ पर आपको फोर्टनाइट बेसिस पर मेंटर टॉक, स्ट्रैटेजी कॉल्स जो हैं वो भी अवेलेबल होंगी। इफ़ यू फील लाइक कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है बट आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, तो आप उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो सब्जेक्ट प्रिपरेशन के लिए आप सब्जेक्ट वाइज मास्टर कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। हमारे टीचिंग स्टाइल को जज करने के लिए आप एक 3 आवर्स का ट्रायल कोर्स ले सकते हैं, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। राइट, जो 3 आवर्स का ट्रायल कोर्स है, इट विल कॉस्ट टू जस्ट ₹1। जब भी आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे तो उस टाइम का प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो।
आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आस्क मी योर डाउट्स. Also, you can call us or email us at hello@edutab.co.in. We'll see you in the next session. Till then, take care, keep studying, keep growing. Bye bye.